Everybody, and welcome back to Lit Up with Annie, and welcome to this series of JKPSC in which we have started with your first unit, History of English Literature, and Middle English period has already been covered by Ravish sir, and I am covering this period Renaissance. Now I told you that Renaissance is a very big age जिसके अंदर बहुत सारी एजेस आती हैं, राइट? सो आज आपके रेनेसां का लास्ट पार्ट हम लोग करने वाले हैं, जिसमें वी गोइंग टू लुक एट द जेकोबियन एज एंड वील मूव ऑन. सो व्हाट वी विल डू इन दिस इंटायर लेक्चर टुडे, सबसे पहले हम छोटा सा रिविजन करेंगे कि हमने क्या क्या किया है. जेकोबियन एज पे जाएंगे, उसके बाद लास्ट में एक रिविजन करेंगे पूरी एज का, पॉइंटर्स, क्विक पॉइंटर्स करेंगे सिर्फ, और उसके बाद लास्ट में MCQs मैं आपको दूंगी. अराउंड 20 MCQs हैं, PDF में हैं यहाँ पे, आप पॉज करके उनको देखना, उनको सॉल्व करना. उनके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें बताऊंगी, तो आप मार्क कर देना, ठीक है? तो ये प्लान है आज का. शुरू करते हैं, ठीक है? तो जिसने नहीं किया है पुराने लेक्चर्स, प्लीज़ गो एंड डू इट. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट द सोर्स ऑफ माई लेक्चर्स इज़ दिस बुक, राउटलेज History of English Literature, History of Literature in English actually. Coming to the Renaissance, so we saw कब Renaissance शुरू होता है 1485 और कब तक जाता है 1660. तो बहुत सारी एजेस हैं, एलिजाबेथन एज है, मेटाफिजिकल एज, कैवलियर पोइट्री. मेटाफिजिकल एज नहीं है, पोइट्री वो उसी में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. कैवलियर एज आ गया, कैवलियर पोइट्स आ गए, फिर आपका जेकोबियन राइटर्स आ गए, और फिर कॉमनवेल्थ या फिर प्यूरिटन इंटररेग्नम भी कहते हैं. 1660 में इट गेट्स ओवर. 1660 से आपका रेस्टोरेशन एज शुरू हो जाता है. तो कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स आई विश टू रिवाइज विद यू ऑल, ठीक है? अब 1490s में क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम सबने सुना है, तो उन्होंने डिस्कवरीज अपनी की थी. कब? 1490s में, ठीक है? वास्को डगामा का नाम भी आपने सुना होगा. तो वो उन्होंने सेल किया अराउंड अफ्रीका टू इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द पोर्चुगल्स आए थे सबसे पहले. तो ऐसे बहुत सारे ये ट्रैवलर्स थे जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की इस टाइम पे. 1500s में आई टोल्ड यू अबाउट दिस ग्रेट नेम इरास्मस, जो एक डच फिलोसोफर थे. उन्होंने अपने व्यूज़ पब्लिश किए ह्यूमनिज़म पे. नाउ ह्यूमनिज़म इज़ a very very important feature of Renaissance. Humanism जिसमें human beings are at the center. तो उस टाइम पे 1500 में उन्होंने अपने व्यूज़ पब्लिश किए, stressing the importance and supreme value of mankind in daily life and also in the relationship with God. तो पहली बार यूरोप में ऐसा कुछ हुआ था. The power and even the existence of God could be questioned. इससे पहले कभी नहीं हुआ था. 1509 में हेनरी द एट्थ, जो हेनरी द सेवन्थ के सेकंड बेटे थे, वो थ्रोन पे आ जाते हैं. अब हेनरी द एट्थ के तो क्या कहने, बहुत कमाल की कहानियाँ हैं इनकी. इन्होंने शादी की एक स्पेनिश प्रिंसेस से जिसका नाम था कैथरीन ऑफ एरागन, और उसके बाद फिर किसी और से, फिर 6 शादियाँ कर लीं एक लड़के की तलाश में, बट 3 ही बच्चे हुए इनको. इनकी जो डॉटर थी पहली, वो थी मैरी. तो 1516 में शी वॉज बॉर्न, ठीक है? सो हेनरी बिकेम रियली फ्रस्ट्रेटेड एट फेलिंग टू फादर अ मेल चाइल्ड. उसके बाद निकोलो मैकियावेली, हम लोग बात करते रहते ना, ये मैकियावेलियन कैरेक्टर है. कौन है ये मैकियावेल? तो निकोलो मैकियावेल थे, 1513 की बात कर रही हूँ. एक फ्लोरेंटाइन पॉलिटिकल फिलोसोफर थे. उन्होंने अपना मेजर वर्क इस टाइम पे पब्लिश किया था, वो था द प्रिंस. इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज आपके सिलेबस में इंग्लिश लिटरेचर को फोकस दिया हुआ है. बट हिस्टोरिकल जो कुछ व्यूज़ हैं वो जानने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप समझ पाओ ना कि हो क्या रहा था, कहानी क्या है पूरी. 1521 में, डू यू रिमेंबर, मार्टिन लूथर का हमने नाम लिया था जब हम रेफर्मेशन की बात कर रहे थे. तो मार्टिन लूथर ने अपना जो व्यूज़ थे वो चर्च के डोर पे टंगा दिए थे, 95 थीसिस. 1521 में उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया था पोप ने, और उसी ईयर में हेनरी द एट्थ ने क्या किया, रेफर्मेशन, इंग्लिश रेफर्मेशन. उन्होंने कहा मैं ही हूँ सब कुछ, आई एम द डिफेंडर ऑफ फेथ. 1526, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक नोट. 1526 में
printed version of the New Testament of Christian Bible, which was translated by William Tyndale. It was published with great success. ठीक है, प्रिंटेड वर्जन आ गया न्यू टेस्टामेंट का. 1533 में कैथरीन ऑफ एरागन के साथ वो डिवोर्स का चक्कर उनका चल पड़ा हेनरी का, एंड ही डिफाइड द रोमन कैथलिक चर्च. ही मैरिड हिज सेकेंड वाइफ एन बोलियन. जो एन बोलियन भी एक कमाल की फिगर है, बट आज अभी बात नहीं करेंगे. तो उनकी दूसरी बेटी एलिजाबेथ वॉज बॉर्न, एलिजाबेथ द ग्रेट, सेम ईयर. अच्छा, प्लीज़ नोट 1538 लाइसेंसिंग ऑफ बुक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया. ठीक है, लाइसेंसिंग ऑफ बुक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड. 1539 द ग्रेट बाइबल, जो कि बेस्ड थी ऑन टिंडल्स बाइबल एंड कोवरडेल्स बाइबल, दे वर पब्लिश्ड इन इंग्लिश. जब हमने मार्टिन लूथर की बात की थी, उसी टाइम पे हमने एक और इंसान की बात की थी जिन्होंने मार्टिन लूथर के वर्क को वो आगे लेके गए. वो थे जॉन कैल्विन. तो जॉन कैल्विन यहाँ पे आते हैं 1541. वो एक फ्रेंच मैन थे. ही फाउंडेड अ न्यू प्रोटेस्टेंट चर्च इन जिनेवा. फाइनली 1547 में हेनरी वॉज सक्सीडेड बाय हिज ओनली सन हु वॉज किंग एडवर्ड द सिक्स्थ. वो अभी भी बच्चा ही था उस टाइम पे और बहुत पुअर हेल्थ में वो रहता था. तो किंग एडवर्ड जो है ही डाइड एट द एज ऑफ 16. इट वॉज वेरी सैड. तो उनकी जो एल्डेस्ट हाफ सिस्टर थी मैरी, वो बन गई. शी बिकेम द क्वीन. और उसके बाद मैरी की शादी जिनके साथ हुई थी, उन दोनों ने इकट्ठे रूल किया. इनको ब्लडी मैरी भी कहा जाता है बिकॉज शी वॉज कैथलिक, शी वॉज कट्टर कैथलिक. तो प्रोटेस्टेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो गई. इन्होंने कहा मैं कैथलिसिज्म को स्प्रेड करूँगी बहुत अच्छे से. 1558 में एलिजाबेथ द फर्स्ट, शी बिकेम द क्वीन. अब इंग्लैंड नाउ अपोज्ड स्पेन, which continued to fight in Europe and for Catholic supremacy. फिफ्टीन 1578 में सबसे पहले थिएटर, लंदन का पहला थिएटर खुला. कब? 1578. प्लीज़ रिमेंबर, उसको द थिएटर ही बोलते हैं. फिर हमने बात कर ली मोस्टली बाकी चीज़ों की. हमने गन पाउडर प्लॉट की बात की थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो नाउ आई एम गोइंग टू गो ऑन टू टॉक अबाउट द जैकोबियन एज. ठीक है, ओके. जैकोबियन एज की हम बात करेंगे टिल द क्लोजर ऑफ थिएटर्स. क्लोजर ऑफ थिएटर्स कब हुआ? 1642 में. हमने बात की कि जैकोबियन एज के सबसे इम्पॉर्टेंट नाम कौन सा है. वो है बेन जॉनसन. मतलब बेन जॉनसन का नाम तो आपने लेना ही है जब आप बात करते हो जैकोबियन एज की. ठीक है, ही वॉज अ मेजर कंटेम्प्रेरी राइटर ऑफ शेक्सपियर. इन्होंने एक ट्रिब्यूट भी लिखा था. It was called Ode for the First Folio. 1623. बेन जॉनसन को जाना जाता है फॉर हिज मास्टरी ऑफ मल्टीपल जॉनर्स. अलग अलग जॉनर्स, अलग अलग स्टाइल्स में इन्होंने लिखा. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल प्रेजेंस थी इनकी. और कभी कभी जेल भी चले जाते थे ये. इनकी इम्पॉर्टेंट कॉमेडीज़ हैं वोल्पोन, वेरी इंपॉर्टेंट, 1605. द एल्केमिस्ट 1610. इसमें ऑब्सेशन का थीम है. जैसे एल्केमिस्ट है तो उसमें ये लोग, एल्केमिस्ट कौन होता है? जो किसी भी स्टोन को गोल्ड में चेंज कर दे, एल्केमी बोलते हैं उसको. तो कुछ इसमें कैरेक्टर्स हैं जो ऐसे ही फ्रॉड करते हैं दूसरे लोगों के साथ कि हम तो एल्केमिस्ट हैं, सबका पैसा लेके गायब.
डिसेप्शन, ट्रिकरी, ठीक है। वोल्पोन में क्या ऑब्सेशन है, पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, मतलब ग्रीड है जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, और जो मेन कैरेक्टर है वोल्पोन, वो बस दूसरों को डिसीव करना चाहता है, वो बस देखना चाहता है कि हाउ पीपल आर, कितना मज़े ले रहा है वो लोगों को तंग करने में। फार्स और सटायर, फार्स इज़ अ काइंड ऑफ कॉमेडी, तो ये इनके वर्क्स में हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर एपिक्योर मैमम इन द एल्केमिस्ट इज कॉन्ड बाय सटल एंड फेस। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के मास्टर हैं बेन जॉनसन। व्हाट इज़ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स? तो पहले जाना जाता था कि हमारी बॉडी में 4 तरह के ह्यूमर्स पाए जाते हैं, ठीक है, और उन 4 ह्यूमर्स की वजह से ही हमारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारा जो नेचर है वो डिफ़ाइन होता है। अगर लेट्स से ब्लैक बाइल बहुत ज़्यादा है तो इंसान मेलनकलिक रहेगा, ज़्यादा दुखी दुखी रहेगा। तो इस तरह से अगर कोई भी ह्यूमर का इम्बैलेंस हो तो वो दिखाई देता है, और उसी तरह से बेन जॉनसन ने अपने प्लेज लिखे हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, मिसलीडिंग लेबल बट रेफर्स टू जॉनसन्स यूज ऑफ एग्जैजरेटेड कैरेक्टर ट्रेट्स बेस्ड ऑन क्लासिकल ह्यूमरल थ्योरी, ब्लड, फ्लेग्म, कोलेर, मेलनकली। तो ये हैं 4 टाइप्स के ह्यूमर्स। तो उसमें इन्होंने वर्क्स लिखे थे, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, 1598, 1599। इसमें बड़े स्टॉक कैरेक्टर्स हैं। स्टॉक कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? टिपिकल कैरेक्टर्स, बिल्कुल जो किसी सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो वी हैव नोएल द फादर, बॉबा दिल। इनके ना कैरेक्टर्स के नाम भी बड़े अच्छे हैं ऐसा लगता है जैसे आपको पता लग गया कि अगर ये कैरेक्टर का नाम ये है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। ब्रेन वॉर्म द ट्रिक्स्टर, तो बहुत मॉरल और डायडैक्टिक टोन है इनके वर्क्स में। कॉमेडीज ऑफ करेक्शन भी है, ठीक है। तो ये आ गए आपके बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने मास्क्स भी लिखे, ही वॉज नोन फॉर दैट, ठीक है। मास्क्स मैंने आपको कल भी बताया था कि जेम्स द फर्स्ट और चार्ल्स द फर्स्ट के टाइम पे, जेकोबियन एज मतलब एलिजाबेथ के बाद थ्रोन पे कौन आए, क्योंकि एलिजाबेथ ने कभी शादी नहीं की, कोई बच्चे नहीं हुए, तो एक दूर पार के रिश्तेदार थे जेम्स द फर्स्ट, स्कॉटलैंड के थे, ये इंग्लैंड के बने। फिर तो इनके टाइम पे कोर्ट एंटरटेनमेंट्स बहुत फेमस रही। किंग के सामने किसी स्पेशल ओकेजन पे परफॉर्मेंस दी जाती थी, उसको मास्क कहते हैं। और बेन जॉनसन ना इनीगो जोन्स एक थे, उनके साथ में यूजुअली काम करते थे। इनीगो जोन्स डिज़ाइनर थे, वो स्टेज डिज़ाइन करते थे और आर्किटेक्चर उन्होंने पढ़ा था, तो पूरा वो डिज़ाइनर थे सारे। तो नया एक आर्किटेक्चरल स्टाइल भी वो लेके आए इंग्लिश थिएटर में, जिसको हम कहते हैं प्रोसिनियम आर्क। प्रोसिनियम आर्क, आप पिक्चर अपने गूगल में फ़ोटोज़ देखना प्रोसिनियम आर्क के, हाउ इट लुक्स। तो जॉनसन ने सिटी कॉमेडीज़ भी लिखी हैं, जैसे कि ये बार्थलोम्यू फेयर। सिटी कॉमेडी, सिटी को सटायराइज़ किया है, सिटी में रहने वाले कैरेक्टर्स की बात की है ना, लंदन के कैरेक्टर्स, लंदन की सेटिंग, and he helped define the city comedy genre. So very classical in tone. Ben Jonson is known for that. Even कि बेन जॉनसन तो यूनिटीज़ को भी फॉलो करते हैं, तो ही इज़ नोन फॉर दैट क्लासिकल स्टाइल, ठीक है। फिर आते हैं मास्क। एज आई टोल्ड यू, कोर्ट परफॉर्मेंसेस थी हैं डिस्टिंक्ट फ्रॉम पब्लिक थिएटर्स, अलग, क्योंकि कोर्ट में होती थी, राजा के दरबार में। थिएटर्स, पब्लिक थिएटर्स मेजर कौन से थे? ग्लोब, ब्लैक फ्रायर्स, इनकी अलग से आप मतलब एक बार देख लेना लिस्ट। आई डोंट थिंक इट इज़ देयर इन योर सिलेबस, बट हिस्ट्री है तो कुछ भी पूछ सकते हैं। डिज़ाइनर वॉज इनीगो जोन्स। इन्होंने प्रोसिनियम आर्क, जो एक इटालियनाइट स्टाइल था, वो लेके आए इंग्लिश में, लीडिंग टू मोर विजुअली फोकस्ड स्टेजिंग, ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन ऑडियंस एंड एक्टर्स, मॉरल और पॉलिटिकल पर्पस। इन्होंने बहुत सारी गुड वर्सेस ईविल वाली एलिगरीज को सिंप्लीफाई किया, सेंटर्ड अराउंड मोनार्क और मॉरल एक्सेस। टेक्स्ट ऑफन सेकेंडरी टू स्पेक्टिकल, म्यूजिक एंड डांस, परफॉर्म्ड ऑन रॉयल ओकेजन्स। ये सब मास्क्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो जॉनसन ने बहुत सारे मास्क्स लिखे हैं। उनके कुछ फेमस मास्क्स हैं, द मास्क ऑफ ब्लैकनेस, द मास्क ऑफ ब्यूटी एंड ओबेरॉन। तो ये नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है।
पोएट लॉरिएट भी इनको हम कहते हैं, जॉनसन को, फ्रॉम 1616 till his death 1637. So he had a great influence on the generation of writers जिनको हम sons of Ben भी बोलते हैं या फिर the tribe of Ben बोलते हैं. ये ठीक है. तो इनके मास्टरपीस वोल्पोन द एल्केमिस्ट ये हैं. ये हो गए बेन जॉनसन. अब हम आगे आते हैं. और भी अब सिर्फ बेन जॉनसन तो थे नहीं. अर्ली 17th century ड्रामेटिस्ट अदर देन शेक्सपियर एंड जॉनसन बहुत इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि ये जो अदर ड्रामेटिस्ट्स हैं ना, इनकी वजह से रिवेंज ट्रेजेडी बहुत फेमस हुई. इनमें से कुछ थे जो रिवेंज पे लिखते थे. तो पोस्ट 1590s ड्रामा सॉ न्यूमरस प्रोलिफिक प्ले राइट्स जो कि दे वर ओवर शैडोड. ऑफकोर्स बहुत अच्छे राइटर्स थे, लेकिन क्योंकि शेक्सपियर इतने कमाल के राइटर रहे, बेन जॉनसन इतने कमाल के राइटर रहे, और ये होता भी है ना, कभी कभी सेम भी लिखते हो तो भी एक बहुत फेमस हो जाएगा, दूसरा उतना फेमस नहीं होगा. दिस इट्स हाउ लाइफ इज़. तो यही बोलते हैं कि ये वाले राइटर्स भी इसीलिए उतने फेमस नहीं हो पाए, क्योंकि इस टाइम पे शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ये लोग बहुत फेमस हो गए. तो जॉनर्स जो अर्ली 17th century के ड्रामेटिस्ट हैं, ट्रेजेडी, बहुत डार्क, बहुत वायलेंट और करप्शन के ऊपर इन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी. कॉमेडीज़ भी लिखी जो सिटी कॉमेडीज़ थी, जो इट वाज फोकस्ड ऑन लंदन लाइफ. ऑब्सेस्ड विद मनी. प्ले राइट्स ने बहुत बार इस टाइम पे ना कोलैबोरेट किया है. आपने नाम भी सुना होगा, जैसे ब्योमॉन्ट एंड फ्लेचर. तो ब्योमॉन्ट और फ्लेचर दो अलग अलग राइटर्स हैं, लेकिन दोनों ने बहुत सारे वर्क साथ में लिखे हैं. दोनों का नाम मुंह पे साथ में ही आता है, ब्योमॉन्ट एंड फ्लेचर, क्योंकि इतनी डिमांड थी, क्योंकि थिएटर्स नए नए खुले थे, लोग भी जा रहे थे देखने कौन है, कौन एक्टर्स हैं. तो इतनी डिमांड थी कि प्ले राइट्स ऑफन कोलैबोरेटेड, ताकि जल्दी जल्दी और प्लेज आएँ. अब बात करते हैं कि कौन थे मेजर ड्रामेटिस्ट इस टाइम पे. एक थे टॉमस मिडलटन. बहुत ट्रैजिक और कॉमिक दोनों लिखे हैं इन्होंने. बहुत बार इन्होंने कोलैबोरेट किया है विलियम राउली के साथ. प्लीज़ रिमेंबर, इनकी मेजर वर्क्स हैं. ये इनका एक मास्टरपीस कहते हैं द चेंजलिंग, लेकिन ये राउली के साथ लिखा है इन्होंने. चेंजलिंग में मैडनेस है, डिसीट है. आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे स्पेशली ये जो अदर प्ले राइट्स होते हैं ना, जो मेजर से थोड़ा पीछे होते हैं, उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं कि किसने लिखा चेंजलिंग, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं. सो दिस एक्सप्लोर्स मैडनेस, डिसीट, सेक्शुअल करप्शन. इट इज़ सेट पार्टली इन मैड हाउस. फेमस कैरेक्टर्स हैं इजाबेला, एंटोनियो, डी फ्लोरेस और ये सब. ये इनका दूसरा जो एक वर्क है, विमेन बिवेयर विमेन. सेक्शुअल पॉलिटिक्स के बारे में है, बीट्रेयल के बारे में है, मर्डर के बारे में है. फिर है द रिवेंजर्स ट्रेजेडी. ओरिजिनली इन्होंने एट्रीब्यूट किया, ये वर्क जो है पूरा ओरिजिनली एक और प्ले राइट हैं टोर्नियोर, उनको एट्रीब्यूट किया जाता था. शायद नहीं पता होगा कि पक्का कि इन्होंने लिखा है कि नहीं, बट नाउ इट इज़ वाइडली कंसिडर्ड मिडलटन्स वर्क. ठीक है. अब ये कैरेक्टर्स अभी मुझे आपको दूंगी, आप भूल जाओगे अगर आपने कहानी नहीं पढ़ी है. जो आप अगर जो भी राइटर्स आपकी उसमें हैं, कोर्स में आपके सिलेबस में हैं, फिर उनको हम मेजरली उनकी बात करेंगे. पॉलिटिकल एलिगरी लिखी इन्होंने, अ गेम एट चेस. ये भी, तो ये सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. ये एक सटारिकल एलिगरी है. अटैकिंग इंग्लिश स्पेन पॉलिटिक्स, अभी बात कर रहे थे ना, मैरी के टाइम पे भी स्पेन से बहुत दुश्मनी होगी, एलिजाबेथ के टाइम पे भी फिर स्पेनिश आर्मेंडा हुआ, तो इंग्लैंड स्पेन की बड़ी ख़तरनाक पॉलिटिक्स चल रही थी. 9 ही परफॉर्मेंसेज हुई, उसके बाद सप्रेस हो गया ये वर्क. दूसरे जो मेजर इस टाइम पे राइटर थे वो थे जॉन वेबस्टर. सो ही वॉज नोटेड फॉर इंटेंस ब्लड ट्रेजेडीज़. मतलब देखने वाले ऐसे जाएं आंखें बंद करके बाहर, इतना स्टेज पे ब्लड 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 हो जाता था. द डचेस ऑफ माल्फी इज़ वन वेरी फाइन एग्जाम्पल. वी हैव फीमेल रेजिस्टेंस. द डचेस ऑफ माल्फी इज़ एक्चुअली अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर, एंड हाउ द डचेस resists the patriarchal structures. You know, her brothers are extremely, what should I say, rude and patriarchal,
and they try to control her life, but then how she manages and how she shows self dependence, how she shows the resistance, तो वो हमें डचेस के कैरेक्टर से देखने को मिलता है. फीमेल रेजिस्टेंस, पावर, वायलेंस, डेथ. डचेस, बोसोला, कैरियोला, फर्डिनेंड इनके भाई होते हैं. बोसोला एक बहुत डीपली करप्ट कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी अगर डीपली स्टडी किया जाए तो वो मॉरली रिफ्लेक्टिव, जब आप पढ़ रहे होते हो इस वर्क को तो लगता है बोसोला शायद अब अच्छे काम करेगा, वो कर ही नहीं पाता, लेकिन फिर भी लग रहा होता है कि यार दिल से उतना बुरा नहीं है, लेकिन करता बहुत गंदे काम है. देयर इज़ अ फेमस लाइन हियर, अ पॉलिटिशियन इज़ द डेविल्स quilted anvil. Goes on. Another work is The White Devil. Highly poetic tragedy, full of lust, full of intrigue and corruption. It helped define the violent and passionate style of Jacobean tragedy. फिर है ब्योमोंट और फ्लेचर, द ड्यूओ, मोस्टली साथ में काम किया है. इनका वर्क है द मेड्स ट्रेजेडी. ये रिवेंज और बिट्रेयल की ही वर्क है ये भी. ब्योमोंट का सोलो वर्क है द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्ट्री. बहुत बार नेट में भी इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, आपको भी आ सकता है. इनका एक बहुत फेमस कैरेक्टर है रैल्फ, तो नेट के एग्ज़ाम में भी रैल्फ से क्वेश्चन आया हुआ है. स्टेज ऑडियंस इंटरेक्शन होती है यहाँ पे. मेटा थिएट्रिकल पैरोडी है ये. मेटा थिएट्रिकल विच टॉक्स अबाउट थिएटर. ठीक है, थिएटर ये प्ले है, लेकिन प्ले के अंदर जब प्ले शुरू होता है तो वहाँ पे भी एक परफॉर्मेंस हो रही होती है. फिर है जॉन फोर्ड, मोस्ट नोटेबल कैरोलाइन ड्रामेटिस्ट. चार्ल्स द फर्स्ट के रेन में ये लिख रहे थे. इनका मेजर वर्क इट इज़ पिटी शी इज़ अ होर, अर्ली 1630s में. इंसेस्चुअस लव दिखाया इन्होंने, ब्रदर सिस्टर को प्यार हो जाता है, तो अब क्या होगा आपको पता ही है. फिर challenges moral and religious norms, and it's seen by Puritans as emblematic of Caroline theatre's decadence. इसीलिए तो Puritans का एक रीज़न ये था कि देखो भाई कहाँ जा रहा है थिएटर, इतना नीचे गिर गया. फाइनल सीन में जियोविनी अपनी बहन को एक मार देता है एक किस देते हुए. उसके अलावा टॉमस डेकर, टॉमस हेवुड, फिलिप मैसेंजर हैं. पार्ट ऑफ द कोलैबोरेटिव एंड प्रोलिफिक जेकोबियन प्लेराइट सीन. डेकर इज़ नोन फॉर द शू मेकर्स हॉलीडे और लंडन लाइफ को पोर्ट्रे किया. तो डेकर का हमने देखा था ना कल, कोनी कैचिंग पैम्फलेट्स. हेवुड को भी देखा था हमने, द 4 Ps वाले. इन्होंने भी अराउंड 200 प्लेज लिखे. थीम्स ऑफन डोमेस्टिक एंड मॉरल. मैसेंजर इज़ नोन फॉर पोलिटिकल ड्रामास एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रोमन कैथलिक सिंपथीज. फिर आती है रिवेंज ट्रेजेडी और उसके थीम. तो ये आई थिंक वेरी क्लियर है. क्लाइमैक्स जो है रिवेंज ड्रामा का, उसमें हमेशा ही वो एक कोई ख़तरनाक सा सीन होगा, या तो रिवर्सल हो जाएगा या ब्लड शेड लग जाएगा होने. जैसे रिवेंजर्स ट्रेजेडी है मिडलटन, इट कंटिन्यूज द ट्रेंड फ्रॉम हैमलेट. फिर आओ सेंसरशिप पे, क्योंकि इतना कुछ ड्रामा में देखने को मिल रहा था तो सेंसरशिप की ज़रूरत लगने लगी लोगों को. तो ड्रामाज लाइक अ गेम एट चेस एंड सम ऑफ जॉनसन्स वर्क्स वर सेंसर्ड. वाई? अभी तक प्रॉपर सेंसरशिप आया नहीं, वो बाद में आएगा. रिलीजियस कंट्रोवर्सीज, अब बिकॉज लोगों को लगने लगा ना, कुछ तो थे ही क्रिटिक्स जिनको लगा कि यार द प्लेस शुड बी सेंसर्ड, कि क्या दिखाया जाए, क्या नहीं दिखाना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है. क्योंकि कुछ प्लेज ऐसे थे जो रिलीजन को चैलेंज कर रहे थे, कुछ पॉलिटिकल सटायर दे रहे थे, कुछ मेन मिनिस्टर्स के ऊपर लिख रहे थे, तो सेंसरशिप की रिक्वायरमेंट लगने लगी. सो सेंसरशिप मिरर्ड स्टेट एंग्जाइटीज ओवर रिबेलियन एंड डिप्लोमेसी. तो की कैरेक्टरिस्टिक्स जेकोबियन और कैरोलाइन ड्रामा के लस्ट, रिवेंज, पावर, इंसेस्ट, मैडनेस, पॉलिटिक्स, डेथ, ये थीम्स हैं. टोन इज़ मोस्टली डार्क, वेरी पेसिमिस्टिक, वेरी वायलेंट, और कोलैबोरेशन वॉज वेरी कॉमन. हाईली पोएटिक, फिल्ड विद मेटाफर्स एंड एलेगरीज. फिर आती हैं डोमेस्टिक ट्रेजेडी. ये तो हो गया रिवेंज ट्रेजेडीज़, और ये डोमेस्टिक ट्रेजेडीज़ भी यहाँ पे फ्लरिश हुई इस टाइम पे, यहीं से शुरुआत होती है ऐसा कहते हैं. तो डोमेस्टिक ट्रेजेडीज़ क्या हुई, जो कि इंग्लिश डोमेस्टिक लाइफ में सेट है ना.
और मिडिल क्लास फैमिलीज़ पे फोकस करते हैं, मैरिटल स्टेटस, मैरिज में क्या चल रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, फाइनेंशियल, कोई फाइनेंस अच्छा हो रहा है, किसी का कोई रुइन हो जा रहा है, कोई प्यार फेटल लव के बारे में है, अडल्ट्री, बीट्रेल, घरों में भी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी, नॉट कॉमेडी, डोमेस्टिक ट्रेजेडी। तो इनमें आएगा अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, आर्डन ऑफ फेवरशैम, ये अनोनिमस है, वी डोंट नो हु द राइटर वाज। वी हैव वाइफ्स प्लॉट्स हस्बैंड्स मर्डर विद हर लवर। ये तो सही में होता भी है। अभी एक केस, इफ़ यू रिमेंबर इन द न्यूज़, हाउ वाइफ प्लॉटेड हस्बैंड्स मर्डर with her lover. Not just one, so many. Anonymous work, another one is a Yorkshire tragedy. तो यहाँ पे हस्बैंड जो है वो डेट में चला जाता है। फिर आती है सिटी कॉमेडीज़, जो हंसी मजाक लंदन की सिटीज़ पे बेस्ड हैं, अर्बन लंदन लाइफ, इसमें भी अडल्ट्री दिखाई है बट हंसी खुशी ग्रीड है, डेट है, मैरिज है, सोशल मोबिलिटी है कि कैसे ऊपर चढ़ा जाए स्टेटस में। इसमें आपके प्ले राइट्स आते हैं डेकर, शू मेकर्स हॉलीडे, मिडल्टन ने भी कुछ वर्क्स लिखे थे जैसे कि अ मैड वर्ल्ड, माई मास्टर्स, अ चेस्ट मेड इन चीप साइड, वेरी फेमस, फ्रांसिस ब्योमोंट का द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्ट, फिलिप मैसेंजर का न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स। प्लीज़ रिमेंबर द राइटर्स एंड द प्ले। इसमें बहुत फेमस कैरेक्टर है गाइल्स ओवर रीच, बहुत ग्रीडी होता है, ओवर रीच, वेल बॉर्न, नाम से पता चल रहा है, पुअर होता है लेकिन क्लेवर होता है। देन वी कम टू द एंड ऑफ रेनेसां थिएटर। तो बेन जॉनसन लिख रहे थे, रिचर्ड ब्रोम थे, एंड में मतलब लास्ट के जो राइटर्स हैं वो है जेम्स शर्ली जो फेमस थे। रिचर्ड ब्रोम ने एक वर्क लिखा था अ जोवियल क्रू, शर्ली वॉज स्टिल फेमस, इन्होंने थोड़े सीरियस प्लेज लिखे जैसे द ट्रेटर, द कार्डिनल। तो दे टैकल्ड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थीम्स। अब क्या होने लगा, धीरे धीरे प्यूरिटन्स का इन्फ्लुएंस आने लगा, सिविल वॉर शुरू होने वाली थी क्योंकि प्यूरिटन्स आ रहे थे, प्यूरिटन्स सेंसरशिप की बात भी कर रहे थे, थिएटर्स को बंद करने की बात भी कर रहे थे, और पार्लियामेंटेरियंस और ये प्यूरिटन्स में लड़ाई, राउंड हेड्स में लड़ाई शुरू हो गई। तो प्यूरिटन्स नॉट जस्ट एंटी थिएटर, एम्स टू प्यूरिफाई रिलीजन। प्यूरिटन्स, इनका मेन मुद्दा ये नहीं था कि हमें थिएटर बंद करना है, इनको था कि हमें प्योरीफाई करना है रिलीजन को, सोशल लाइफ को। और थिएटर में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही थी जिससे लोग गलत तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। और एक और मेजर रीज़न जो थिएटर्स बंद करने का ये था कि अगर लोग लार्ज अमाउंट में कहीं गैदर होते हैं एज अ मॉब, तो एक बहुत बड़ा चांस बन जाता है कि दे आर गोइंग टू रिबेल, बात करेंगे तो रिबेल हो सकता है, इसीलिए उन्होंने थिएटर्स बंद करवा दिए थे। तो 1642 द लॉन्ग पार्लियामेंट क्लोजेज ऑल थिएटर्स। रिमेंबर द डेट, 1642 मार्क्ड द एंड ऑफ इंग्लैंड्स मोस्ट वाइब्रेंट ड्रामेटिक एज। जो गोल्डन एज थिएटर की थी, जो वाइब्रेंट एज थिएटर की थी, वो ख़त्म हो गई। और ऐसा कहते हैं कि ड्रामा ना इस लेवल का कभी दोबारा आया ही नहीं। इट नेवर हेल्ड द सेम कल्चरल सेंट्रलिटी इन इंग्लिश लिटरेचर। सो ये जॉनर्स हैं, डोमेस्टिक ट्रेजेडी, सिटी कॉमेडी, लेट रेनेसां ड्रामा। इसमें ट्रेट्स देख लो, डोमेस्टिक ट्रेजेडी में क्या था, इंग्लिश सेटिंग, रियलिज्म, पर्सनल मॉरल फेलियर्स, हेवुड और कुछ अनोनिमस। सिटी कॉमेडी, अर्बन सटायर, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, क्लास टेंशन, डेकर, मिडल्टन, ब्योमोंट, मैसेंजर। लेट रेनेसां ड्रामा एक्सपेरिमेंटल था, पॉलिटिकल आ रहा था, जॉनसन, शर्ली, ब्रोम। सो दीज वर द राइटर्स हु वर राइटिंग टुवर्ड्स द एंड। तो ये हो गया आपका रेनेसां एज ख़त्म। यहाँ पे कुछ डेट्स जो आपने याद रखनी है। चार्ल्स द फर्स्ट कब आए थ्रोन पे, 1625। चार्ल्स द फर्स्ट से पहले कौन था, जेम्स द फर्स्ट। और जेम्स द फर्स्ट से पहले एलिजाबेथ, एलिजाबेथ से पहले मैरी, मैरी से पहले किंग एडवर्ड, किंग एडवर्ड से पहले
हेनरी द एट्थ, इतना काफ़ी है। तो हेनरी द एट्थ, उसके बाद उनका बेटा आया किंग एडवर्ड हु डाइड वेरी यंग, उसकी बहन आई मैरी, अपने हस्बैंड के साथ रूल किया कुछ टाइम, ब्लडी मैरी। उसके बाद आई उनकी स्टेप सिस्टर क्वीन एलिज़ाबेथ। एलिज़ाबेथ का कोई था नहीं फर्स्ट फैमिली, तो जेम्स द फर्स्ट जो स्कॉटलैंड से आए। जेम्स द फर्स्ट के बाद चार्ल्स द फर्स्ट, ठीक है। So Charles the First became king on the death of his father, James the First. The government, which Charles directly controlled, quickly came into conflict with the landowners' parliament. जैसे ही वो आए थ्रोन पे 25 में, वहीं से धीरे धीरे गवर्नमेंट के साथ कुछ कुछ लड़ाइयाँ शुरू हो गई। पार्लियामेंट डिमांड कर रही थी अश्योरेंसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट अगेंस्ट एक्सेसिव टैक्सेस और आर्बिट्ररी अरेस्ट। कोई भी लोग अरेस्ट हो जाते थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो रॉयलिस्ट गवर्नमेंट जो थी ना, उन्होंने पार्लियामेंट को अबॉलिश ही कर दिया इस चक्कर में, जाओ तुम ख़त्म। तो उसके बाद क्या हुआ, वॉर ऑफ द बिशप्स हुई, स्कॉटलैंड ने रेजिस्ट किया, नॉर्थवर्ड स्प्रेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। स्कॉटलैंड इंग्लैंड में तो लड़ाई चल रही थी, काफ़ी टाइम से चल ही रही थी। और 1640 में फिर पार्लियामेंट को दोबारा बुलाया गया। बहुत सारे मेंबर्स जो थे पार्लियामेंट के वो प्यूरिटन्स थे इस बार, तो उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसीज़ को। फिर 1642 में पार्लियामेंट ने सारे थिएटर्स बंद कर दिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी चार्ल्स द फर्स्ट चले गए, अभी चार्ल्स द फर्स्ट थे। मैं उसके बाद बता रही हूँ आपको 1660 तक क्या होता है। अब जब थिएटर्स बंद हुए तो मेन तो इस एज में लिटरेचर में थिएटर्स ही थे ना। 1642 से 48 हमारी चलती है सिविल वॉर। तो गवर्नमेंट फोर्सेस, कैवलियर्स होते हैं जो हु आर लॉयल टू चार्ल्स द फर्स्ट, और दूसरी साइड होते हैं पार्लियामेंट्री फोर्सेस, राउंड हेड्स लेड बाय ओलिवर क्रॉमवेल। स्कॉटलैंड भी ज्वाइन कर देता है और स्कॉटलैंड इस बार पार्लियामेंट की साइड लेता है। तो किंग को फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। – 1649 में किंग चार्ल्स द फर्स्ट को ट्रायल के लिए भेजा जाता है एंड उसको मार दिया जाता है, ही इज़ एग्जीक्यूटेड 1649 में। तो जब चार्ल्स द फर्स्ट चले गए, ख़त्म हो गए, देन हु कम्स ओलिवर क्रॉमवेल हु वाज द लीडर ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस। ही अज्यूम्स लीडरशिप ऑफ अ रिपब्लिकन ब्रिटेन, जिसको हम कॉमनवेल्थ बोलते हैं। तो ये है कॉमनवेल्थ पीरियड, या इसको प्यूरिटन इंटरेग्नम भी बोलते हैं। 1649 में। बट 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल डाइज। उनका बेटा होता है रिचर्ड क्रॉमवेल, ही टेक्स ओवर फॉर 1 ईयर, नॉट इवन 1 ईयर, आई थिंक फ्यू मंथ्स। बट ऑफकोर्स ओलिवर क्रॉमवेल जिसने सब कुछ देखा, पूरा स्ट्रगल देखा, रिचर्ड क्रॉमवेल वॉज नॉट अप टू हिज फादर्स मार्क। सो 1660 में कॉमनवेल्थ कोलैप्स कर जाती है क्योंकि बहुत वीक लीडरशिप होती है रिचर्ड क्रॉमवेल की। तो चार्ल्स द फर्स्ट का बेटा फ्रांस भाग गया होता है, वो उसको बुला लिया जाता है, वो आ जाता है और मोनार्की को रिस्टोर कर दिया जाता है। चार्ल्स द सेकंड थ्रोन पे आ जाते हैं। इसी को हम कहते हैं रेस्टोरेशन। 1660 में होता है ये, ठीक है। तो ये आ गई हैं आपकी पूरी डेट्स। रिविजन करें। रेनेसां का मतलब रीबर्थ। किस चीज़ का रीबर्थ? क्लासिकल लर्निंग का, आर्ट का। इटली में शुरुआत हुई, इंग्लैंड में पहुंचा लेट 15th सेंचुरी में। इसका मेन फीचर था ह्यूमनिज्म, ह्यूमन पोटेंशियल पे, इंडिविजुअल्स पे फोकस था। प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन आती है हेनरी द एट्थ की वजह से इंग्लैंड में, बट उसके इन्फ्लुएंसर्स कौन थे? ये मार्टिन लूथर, इरास्मस, ये फिलोसफर्स। प्रिंटिंग प्रेस 1476, इट हेल्प्ड स्प्रेड लिटरेचर एंड लिटरेसी। एलिजाबेथ द फर्स्ट, जेम्स द फर्स्ट, चार्ल्स द फर्स्ट, ये मेजर पैट्रन्स थे ऑफ आर्ट। इन्होंने आर्ट को प्रमोट किया। जेम्स द फर्स्ट खुद भी लिखते थे और चार्ल्स द फर्स्ट को भी अच्छा लगता था ये थिएटर एंड ऑल। फिर आती है बात जनरल लिटरेरी फीचर्स की। तो क्लासिकल जॉनर्स का रिवाइवल हुआ, एपिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी, सोनेट। फॉर्म पे फोकस, ह्यूमन इमोशंस पे फोकस, ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, सब चीज़ों पे इस टाइम पे एक रिमार्केबल इनोवेशन थी। अब ड्रामा की बात करें तो पब्लिक थिएटर्स आए जैसे कि ग्लोब, ब्लैक फ्रायर्स,
विलियम शेक्सपियर ब्लेंडेड एवरीथिंग, हिस्ट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी सब लिखा है उन्होंने, रोमांस। बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लिखा। फिर आए रिवेंज ट्रेजेडियंस जैसे कि वेबस्टर, मिडल्टन। मास्क्स आए जिसमें बेन जॉनसन ने जिसको पॉपुलराइज किया विद इनिगो जोन्स। थिएटर्स बंद हो गए 1642 में। उसके बाद उसी टाइम पे ये सिटी कॉमेडीज़ और डोमेस्टिक ट्रेजेडीज़ भी आई, जैसे कि अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस। सिटी कॉमेडीज़ ने लंदन लाइफ को मॉक किया और डोमेस्टिक ने डोमेस्टिक जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं घर की स्फेयर में उसको मॉक किया। मेजर राइटर्स शेक्सपियर, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, वेबस्टर, मिडल्टन, जॉन फोर्ड, ब्योमोंट एंड फ्लेचर, फिलिप मैसेंजर, उनके मेजर वर्क्स पे लिखे हुए हैं। फिर लास्ट में एकदम शर्ली एंड ब्रोम, दे केप्ट थिएटर अलाइव इन 1630s एंड 40s, मोस्टली पॉलिटिकल वर्क्स लिखे इन्होंने, बट देन थिएटर्स वर ऑफिशियली क्लोज्ड बाय लॉन्ग पार्लियामेंट। इसको जो मैंने आपको कहा ना, पार्लियामेंट को दोबारा से बुलाया जाता है, उसको हम लॉन्ग पार्लियामेंट कहते हैं, 1642 में। So this marked the end of Renaissance dramatic tradition. Okay, I have put down some MCQs. Which invention played a pivotal role in the spread of Renaissance? Second, who introduced sonnet form in English? Which of the following is not a feature of Renaissance humanism? The term Renaissance literally means what? Simple hai abhi, for the first time I am giving it to you. Which dramatist was known for comedy of humors? Which of the following plays is a city comedy? Which Renaissance playwright is famous for the tragedy It is Pity She's a Whore? Who collaborated with Francis Beaumont on several plays, including The Maid's Tragedy? Which Renaissance work features the line, "Come violent death," very famous line, "Serve for Mandragora to make me sleep"? Which court entertainment form flourished under Charles I and James I? The proscenium arc stage in Renaissance masks was introduced by whom? सारे हमने कर लिया discussion. Which Renaissance writer was appointed poet laureate in 1616? What distinguishes Jacobean tragedy from earlier Elizabethan tragedy? Which play by Thomas Heywood is considered a domestic tragedy? Which Renaissance dramatist wrote The White Devil and The Duchess of Malfi? Which play by Middleton was censored for political reasons in 1624? The play Dr. Faustus reflects Renaissance interest in Renaissance theatre. The figure, the overreacher, is best exemplified by who is associated with the phrase "the devil's quilted anvil" in Renaissance drama? And when were theatres officially closed due to Puritan influence? Okay, 20 है। नेक्स्ट में भी आपको बता दूंगी आंसर्स, और नेक्स्ट जो हमारा क्लास आएगी। अदरवाइज ग्रुप, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। इट इज़ NTA इंग्लिश प्रेपरेशन, NTA कैपिटल, इंग्लिश का E कैपिटल, प्रेपरेशन ऑल स्मॉल। You can search it like that, you will find it. Otherwise, the link is there in the description box as well. वहाँ पे भी मैं आंसर्स भेज दूँगी, ठीक है। I hope everything is clear. Renaissance is clear. If there is any doubt, let me know. Share it, like it if you like it, and if you are getting some benefit out of it, do let me know. Please comment so that I can know. And आप जो जम्मू कश्मीर से हैं, आप तो एक दूसरे को जानते भी होंगे. Please share the video with others. Thank you. We will see you in the next one. Restoration, इसका next age restoration पे रवीश सर ने already video बना दिया है. नहीं देखा है तो उनके YouTube चैनल पे जाइए, @Ravish Ratnesh. You can find him and please watch. फिर हम आगे चलेंगे Augustan age, Romantic age. Okay. Thank you very much. See you in the next class.